उस वाक़ये के चंद हफ्तों बाद वो लाहौर में भी बड़े मोहतात रहे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हर डर और खौफ ख़त्म होने लगा। इमामा की फैमिली की तरफ से इस बार उस तरह की धमकियां भी नहीं मिली थी जैसी इमामा के चले जाने के बाद वो सिकंदर को देते थे। पुलिस स्टेशन में तस्वीर के दौरान सिकंदर ने हाशिम मुबीन को साफ साफ बता दिया था कि सालार और इमामा को किसी भी तरह पहुंचने वाले नुकसान की जिम्मेदारी वो हाशिम के खानदान के अलावा किसी पे नहीं डालेंगे। सालार ने ठीक कहा था। कुछ अरसे बाद उनकी फैमिली का रवैया भी इमामा के साथ ठीक हो गया। तैयबा की तलखी भी खत्म हो गई और उसमें ज्यादा हाथ इमामा का ही था। वो फितरतन सलाजो और फरमान बरदार थी और एहसानमंद होने के लिए इतना काफी था कि वो उस इंसान की फैमिली थी जो उसे सर पे उठाए फिरता था। कोई वसीम हाशिम साहब मिलना चाहते हैं आपसे। अपने ऑफिस की कुर्सी में झूलता सालार एकदम साख्त हो गया। कहाँ से आए हैं? इस्लामाबाद से। कह रहे हैं कि आपके दोस्त है। रिसेप्शनिस्ट ने मजीद बताया। भेज दो। उसने इंटरकॉम रख दिया और खुद सीधा होकर बैठ गया। वसीम के आने का वहाँ मकसद क्या था? वो कुछ देर सोचता रहा, फिर कुर्सी से उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ा। तब वसीम दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। एक लम्हे के लिए दोनों साख्त हुए। फिर सालार ने हाथ बढ़ाया। एक तवील अरसे के बाद दोनों की होने वाली पहली मुलाकात थी। क्या लोगे? चाय, कॉफी? सालार ने बैठते हुए कहा। कुछ नहीं, मैं सिर्फ चंद मिनट के लिए आया हूँ, वसीम ने जवाबन कहा। वो दोनों किसी जमाने में गहरे दोस्त थे, लेकिन इस वक्त उनका अपने दरमियान मौजूद तकल्लुफ की दीवार को खत्म करना बिल्कुल मुश्किल लग रहा था। सालार ने दोबारा कुछ पूछने की बजाय इंटरकॉम उठाकर चाय का ऑर्डर दे दिया। इमामा कैसी है? उसकी रिसीवर रखते वसीम ने पूछा। शी इज फाइन, सालार ने नॉर्मल अंदाज में जवाब दिया। मैं उससे मिलना चाहता था। तुम्हारे घर का एड्रेस था मेरे पास, लेकिन मैं तुमसे पूछना चाहता था, वसीम ने जताने वाले अंदाज में कहा। जाहिर है तुम्हें पता चल सकता है कि मैं कहाँ काम करता हूँ, तो होम एड्रेस मालूम करना ज़्यादा मुश्किल नहीं था। सालार ने मामूल के अंदाज में कहा। मैं मिलना चाहता हूँ उससे, वसीम ने कहा। मुनासिब तो शायद ना लगे, लेकिन फिर भी पूछूंगा। किस लिए? सालार ने जवाबन फ्रैंक अंदाज में कहा। कोई वजह नहीं है मेरे पास, वसीम ने जवाबन कहा। उस दिन रेस्टोरेंट में जो चिट वो तुमने भेजी थी मैं जानता हूँ। सालार ने उसकी बात काटी थी। वसीम एक लम्हे के लिए बोल न सका। तुमने और इमामा ने जो कुछ किया बहुत गलत किया, लेकिन अब जो भी हुआ हो चुका। मैं इमामा से मिलना चाहता हूँ। तुम्हारी फैमिली को पता है? सालार ने पूछा। नहीं, उन्हें अगर पता चल गया तो मुझे घर से निकाल देंगे। सालार उसका चेहरा देख रहा था, सच और झूठ जांचने की कोशिश कर रहा था। उसकी नीयत क्या थी वो ये अंदाजा नहीं कर सकता था, लेकिन वो और इमामा एक दूसरे के बहुत करीब थे, वो ये जानता था। लेकिन सालार के लिए फिर भी ये मुश्किल था कि उसे मिलने की इजाजत दे। वसीम, मैं नहीं समझता कि अब उसका कोई फायदा है। इमामा मेरे साथ खुश है, अपनी जिंदगी में सेटल्ड है। मैं नहीं चाहता वो अपसेट हो जाए या उसे कोई नुकसान पहुंचे। मैं ना तो उसे अपसेट करना चाहता हूँ, ना उसे कोई नुकसान पहुंचाना चाहता हूँ। मैं बस कभी कभी उससे मिलना चाहता हूँ, वसीम ने बेताबी से कहा। मैं उस पर सोचूंगा वसीम, लेकिन ये बड़ा मुश्किल है। मैं नहीं चाहता कि कोई तुम्हें इस्तेमाल करके। वसीम ने उसकी बात काट दी। मैं भी नहीं चाहता कि उसे कोई नुकसान पहुंचे। ऐसी कोई ख्वाहिश होती तो इतने सालों में तुमसे पहले राब्ता कर लिया होता। मैं जानता था वो शादी करके तुम्हारे साथ गई थी, तुम इन्वॉल्व थी पूरे मामले में, लेकिन मैंने फैमिली को ये नहीं बताया। सालार एक लम्हे के लिए ठिठका, फिर उसने कहा। वो इतने अरसे से मेरे साथ नहीं थी, नहीं होगी, लेकिन वो तुमसे शादी करके गई थी, ये मैं जानता था। मैं सोचूंगा वसीम। सालार ने बहस करने की बजाय फिर वही जुमला दोहराया। वसीम मायूस हुआ था। मैं 2 दिन के लिए हूँ लाहौर में और ये मेरा कार्ड है। मैं उससे वाकई मिलना चाहता हूँ। वसीम ने कार्ड उसके सामने टेबल पर रख दिया। उस रात वो खिलाफ मामूल कुछ ज्यादा ही परेशान था। इमामा ने नोट किया, लेकिन वजह मालूम नहीं थी उसको। वो खाने के बाद काम करने के लिए मामूल के मुताबिक स्टडी में जाने की बजाय उसके पास आकर लाउंज में बैठ गया। 5-10 मिनट की खामोशी के बाद इमामा ने बिलाखिर एक गहरा सांस लेकर उसे कहते सुना। इमामा, अगर तुम वादा करो कि तुम खामोशी और तहम्मुल से मेरी बात सुनोगी, आंसू बहाए बगैर, तो मुझे तुमसे कुछ कहना है। वो चौंक कर उसकी तरफ मतवजा हुई। क्या कहना है? कुछ हैरान थी। वसीम तुमसे मिलना चाहता है, उसने बिला तमहीद कहा। वो हिल न सकी। वसीम, मेरा भाई? इमामा के लहजे में बेयकीनी थी। सालार ने सिर हिला दिया और उसको अपनी आज की मुलाकात की तफसीलात बताने लगा और उस दौरान बरसात शुरू हो चुकी थी। सालार ने बेहद तहम्मुल का मुजाहिरा किया। उसके अलावा और किस चीज़ का मुजाहिरा
आने नहीं दिया, तुम उसे साथ लेकर आते। उसने हिचकियों में रोते हुए उसकी बात काटी। मुझे पता था वसीम मुझे माफ़ कर देगा, वो भी मुझे इतना मिस करता होगा जितना मैं उसको मिस करती हूँ। मैं तुमसे कहती थी ना कि वो साला उसकी बात काटी। जज्बाती होने की ज़रूरत नहीं है मामा। मैं नहीं जानता कि वो क्यों मिलना चाहता है तुमसे, लेकिन उसके तुम्हारे साथ मिलने से बड़े नुकसानदायक नताइज भी बरामद हो सकते हैं। सलार उसके आंसुओं से मुतासर हुए बगैर बोला था। वो वसीम के हवाले से वाक़या खदशात का शिकार था। कुछ नहीं होगा, मुझे पता है कुछ नहीं होगा, वो बहुत अच्छा है। तुम उसे फ़ोन करके अभी बुला लो, मैं उसे कल बुलवाऊंगा। लेकिन वो अगर कभी अकेले यहाँ आना चाहे या तुम्हें कहीं बुलाए तो तुम नहीं जाओगी। साला ने इसकी बात काटते हुए कहा। और मैं एक बार फिर दोहरा रहा हूँ, न वो यहाँ अकेला आएगा न तुम उसके फ़ोन करने पर कहीं जाओगी। साला ने बड़ी सख्ती से उसे ताकीद की। मैं उसकी बुलाने पर कहीं नहीं जाऊंगी, लेकिन उसके यहाँ आने पर क्यों एतराज़ है तुम्हें? उसने एहतिजाज किया। वो मेरे घर पर होते आए, मुझे कोई एतराज़ नहीं, लेकिन वो अकेला यहाँ ना आए। वो तो खैर मैं नीचे सिक्योरिटी वालों को भी बता दूंगा। वो मेरा भाई है सलार। इमामा को बेइज्जती महसूस हुई। जानता हूँ, इसीलिए तुमसे सब कह रहा हूँ। मैं तुम्हारे हवाले से इस पर या किसी पर भी एतबार नहीं कर सकता। लेकिन तुम मुझे सिर्फ ये बताओ, तुम्हें उससे मिलना है या नहीं? अगर तुम्हें बहस करनी है इस इशू पर तो बेहतर है वसीम आए ही नहीं। सलार ने इसे जुमला मुकम्मल नहीं करने दिया। ठीक है, मैं उसे अकेले नहीं बुलाऊंगी यहाँ। इमामा ने घुटने टेक दिए। मुझे उससे फोन पर बात करनी है। साला ने कुछ कहने की बजाय वसीम का विजिटिंग कार्ड लाकर उसे दिया। वो खुद स्टडी में चला गया। चंद बार बेल होने पर वसीम ने फोन उठाया था और उसकी आवाज़ सुनने पर इमामा के हलक में आंसुओं का फंदा लगा था। हेलो, मैं इमामा हूँ। वसीम दूसरी तरफ कुछ देर बोल न सका, उसकी आवाज़ भराने लगी थी। वो 2 घंटे एक दूसरे के साथ बात करते रहे थे। वसीम शादी कर चुका था और उसके 3 बच्चे थे। वो बहती आंसुओं के साथ ये सब सुनती रही। साला 2 घंटे बाद स्टडी से निकला था। उस वक्त भी फ़ोन कान से लगाए सिर्फ आंखों के साथ फ़ोन पर वसीम से गुफ्तगू में मसरूफ़ थी। वो उसके पास से गुजर कर बेडरूम गया था और इमामा ने एक बार भी उसे सर उठाकर नहीं देखा। वो उसका इंतज़ार करते करते सो गया। फजर की नमाज के लिए जब वो मस्जिद जाने के लिए उठा तो उस वक्त भी बिस्तर पर नहीं थी। लॉन्च में आते ही कुछ देर के लिए हिल न सका। वहाँ का इंटीरियर रातों रात बदल चुका था। तुम सारी रात ये करती रही हो? सालार पानी पीने के लिए किचन में गया था तो उसने किचन के फर्श को कैबिनेट से लगाई गई चीज़ों से भरा हुआ पाया। उसका दिमाग घूम कर रह गया। क्या? उसी तरह काम में मसरूफ इत्मीनान से बोली। तुम्हें पता है क्या करती रही हो तुम? सालार ने पानी का गिलास खाली करके काउंटर पे रख दिया और बाहर निकल गया। बैरूनी दरवाजे तक पहुंचकर वो किसी ख्याल के तहत वापस आया था। इमामा, आज संडे है और मैं अभी मस्जिद से आकर सोऊंगा। खबरदार, तुमने बेडरूम की सफाई इस वक्त शुरू की। फिर मैं किस वक्त सफाई करूंगी बेडरूम की? मैंने वसीम को लंच भी बुलवाया है। इमामा ने पलट कर कहा। सालार की छठी हिस्से बरवक्त काम किया था। बेडरूम की सफाई का वसीम के लंच के साथ क्या ताल्लुक है? वो हैरान हुआ था। तुमने उसे बेडरूम में बिठाना है? नहीं, लेकिन वो अटकी थी। इमामा, बेडरूम में कुछ नहीं होगा, मुझे सोना है आकर अभी। उसने इमामा को एक बार फिर याद दहानी कराई थी। इस सामान ला देना मुझे सोने से पहले, खाने की तैयारी करनी है मुझे। इमामा ने काउंटर पे पड़ी एक लिस्ट की तरफ इशारा किया। मैं फजर की नमाज पढ़ने जा रहा हूँ और इस सामान तुम्हें सोकर उठने के बाद ला कर दूंगा। वो लिस्ट को हाथ लगाए बगैर चला गया। तमाम खदशात के बाद वापसी पर उसने अपने बेडरूम को उसी हालत में देखकर अल्लाह का शुक्र अदा किया था। उसने 10 बजे मतलूबा अशिया ला कर दी थी। किचन तब तक किसी होटल की किचन की शक्ल इख्तियार कर चुका था। वो पता नहीं कौन कौन सी डिशेस बना रही थी। वो कम से कम 25 अफराद का खाना था जो अपने भाई के लिए बना रही थी। साला ने उसे कोई नसीहत नहीं की। वो लॉन्च में बैठा इंग्लिश लीग का कोई मैच देख रहा। वसीम 2 बजे आया था और 2 बजे तक इमामा को घर में किसी मर्द की मौजूदगी का एहसास तक नहीं हुआ। वसीम का इस्तकबाल उसने सालार से भी पहले दरवाजे पर किया था। बहन और भाई के दरमियान एक जज्बाती सीन हुआ। उसके बाद 6:30 बजे तक वसीम की मौजूदगी में वे खामोश तमाशाई का किरदार अदा करता रहा। वो खाने की टेबल पर मौजूद था, लेकिन उसे महसूस हो रहा था कि उसका होना न होना बराबर था। इमामा को भाई के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा था। इमामा ने खाने की टेबल पर उसे कुछ सर्व भी नहीं किया। वसीम के जाने के बाद सालार की तवक्खा के ऐन मुताबिक बचा हुआ तकरीबन सारा खाना मुलाजिमा फुरकान और चंद दूसरे घरों में भेज दिया गया। वो इशा की नमाज पढ़कर आया तो वो उसके लिए डाइनिंग टेबल पर खाना लगाकर खुद सो रही थी।
वो वीकेंड पर रात का खाना हमेशा बाहर खाते थे। उसने पहली बार इमामा के घर पे मौजूदगी के बावजूद अकेले डिनर किया और बुरी तरह पछताया वसीम को इमामा से मिलने की इजाज़त देकर। इमामा, ये वसीम नामा बंद हो सकता है आप? वो तीसरा दिन था जब डिनर पर बिलाखिर सालार की कुव्वत बर्दाश्त जवाब दे गई थी। क्या मतलब? वो हैरान हुई थी। मतलब है कि दुनिया में वसीम के अलावा भी कुछ लोग हैं जिनकी तुम्हें परवाह करनी चाहिए, सालार ने इनडायरेक्ट अंदाज में कहा। मसलन कौन? उसने जवाबन इतनी संजीदगी से पूछा था कि कुछ बोल न सका। और कौन है जिसकी मुझे परवाह करनी चाहिए? वह बड़बड़ाते हुए सोच रही थी। मेरे कहने का मतलब था कि तुम घर पे तवज्जो दो आप। वो अब उसके अलावा क्या कहता? ये तो नहीं कह सकता कि मुझ पे तवज्जो दो। घर को क्या हुआ? वो मजीद हैरान हुई। वो इस बार मजीद कोई तावील न दे सका। तुम्हें मेरा वसीम के बारे में बातें करना अच्छा नहीं लगता? उसने एकदम जैसे अंदाजा लगाया। उसके लहजे में उससे बेयकीनी थी कि वो हाँ न कह सका। मैंने कब कहा कि मुझे बुरा लगता है? वैसे ही कह रहा हूँ तुम्हें। वो बेसाख्ता बात बदल गया। हाँ, मैं भी ये सोच रही थी, तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो? वो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है। एकदम मुतमईन हुई। सारा उससे ये नहीं कह सका कि उसका बेस्ट फ्रेंड है, नहीं कभी था। तुम्हारे बारे में बहुत कुछ बताता था वो। सालार खाना खाते खाते रुका। मेरे बारे में क्या? सब कुछ, वो रवानी से बोली। सालार की पेट में ग्रह सी पड़ी। सब कुछ क्या? मतलब जो भी तुम करते थे। सालार की भूख उड़ी थी। मसलन क्या? वो पता नहीं। अपने किन खदशात को खत्म करना चाहता था। वो सोच में पड़ी। जैसे तुम जिनसे ड्रग्स लेते थे उनके बारे में, और जब तुम लाहौर में अपने कुछ दूसरे दोस्तों के साथ रेड लाइट एरिया गए थे। वो बात मुकम्मल न कर सकी। पानी पीते हुए सालार को अछूका लगा। तुम्हें उसने ये भी बताया है कि मैं? सालार खुद भी अपना सवाल पूरा दोहरा न सका। जब भी जाते थे तो बताता था। सालार के मुंह से बेख्तियार वसीम के लिए ज़ेर लब गाली निकली थी और इमामा ने उसकी होठों की हरकत को पढ़ा था। वो बुरी तरह अपसेट हुई। तुमने उसे गाली दी है? उसने शौक होकर सालार से कहा। हाँ, वो सामने होता तो मैं उसकी 2-4 हड्डियाँ भी तोड़ देता। वो अपनी बहन से बातें जाकर करता था। मैं तस्वर भी नहीं कर सकता। वो वाकई बुरी तरह बरहम हुआ। सब कुछ की 2 झलकियों ने उसके हाथों के तोते उड़ा दिए थे। इमामा उसके बारे में क्या कुछ जानती है? उसका अंदाजा उसे आज हुआ। तुम मेरे भाई को दोबारा गाली मत देना। इमामा का मूड भी ऑफ हो गया था। वो खाने के बर्तन समेटने लगी थी। सालार कुछ कहने की बजाय बेहद खफगी से खाने की मेज से उठ गया था। वो तकरीबन 2 घंटे बाद बेडरूम में सोने के लिए आई थी। वो उस वक्त मामूल के मुताबिक अपनी ईमेल्स चेक करने में मसरूफ था। वो खामोशी से अपने बेड पर आकर लेट गई। मैंने वसीम को ऐसा कुछ नहीं कहा जिस पर तुम इस तरह नाराज होकर बैठो। सालार ने मुफाहिमत की कोशिशों का आगाज कर दिया। वो उसी तरह बेहस हरकत लेती रही। इमामा, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। सालार ने कंबल खींचा था। तुम अपने छोटे भाई अम्मार को ही गाली देकर दिखाओ। उसकी तीसरी बार कंबल खींचने पर वो बेहद खफकी से उसकी तरफ करवट बदल कर बोली। सालार ने बिला तवक्कुफ वही गाली अम्मार को दी। चल लम्हों के लिए मामा की समझ में न आया कि वो क्या कहे उससे। अगर दुनिया में डिटाई की कोई महराज थी तो वो सालार था। मैं पापा को बताऊंगी, इमामा ने भलाई आवाज में कहा। तुमने कहा था अम्मार को गाली देने को। वैसे तुम्हारे भाई को उससे ज्यादा खराब गालियां मैं उसके मुंह पर दे चुका हूँ और उसने कभी माइंड नहीं किया। अगर तुम चाहो तो अगली बार जब वो यहाँ आए तो मैं तुम्हें दिखा दूंगा। वो जैसे करंट खाकर उठ बैठी थी। तुम वसीम को यहाँ मेरे सामने गालियां दोगे? उससे बेहद रंज हुआ था। जो कुछ उसने किया मेरी जगह कोई भी होता तो उसे गालियां ही देता, और वो भी उससे बुरी। सालार ने लगी लिपटी के बगैर कहा। लेकिन चलो, आई एम सॉरी। वो उसकी शक्ल देख कर रह गई। सिकंदर ठीक कहते थे, उनकी औलाद समझ में न आने वाली चीज थी। लेकिन पापा वो मेरा बड़ा ख्याल रखते, मेरी कोई बात नहीं टालते, हर ख्वाहिश पूरी करते। उसने एक बार सिकंदर के पूछने पर कि वो उसका ख्याल रखता था कि जवाब में सालार की तारीफ की थी। इमामा, ये जो तुम्हारा शौहर है, या अल्लाह ने उस दुनिया में सिर्फ एक पीस पैदा किया है। 30 साल मैंने बाप के तौर पर जिस तरह उसके साथ गुजारे वो मैं ही जानता हूँ। ये तुम्हारे सामने बैठकर तुम्हारी आंखों में धूल झोंक सकता है और तुम्हें कभी पता भी नहीं चलेगा। उसने जो करना होता है वो करके ही रहता है, चाहे सारी दुनिया खत्म हो जाए। उसे समझा कर, और कभी उस खुशफहमी मत रहना कि तुम्हारी बात मानकर अपनी मर्जी नहीं करेगा। सालार सर झुकाए मुस्कुरा कर बाप की बातें सुनता रहा और इमामा कुछ उलझी कभी उसे और कभी सिकंदर को देखती। आहिस्ता आहिस्ता चल जाएगा, तुम्हें पता कि सालार क्या चीज है। ये पानी में आग लगाने वाली गुफ्तगू का माहिर है। तुम्हारा इंप्रेशन बहुत खराब है पापा पर, तुम्हें कोई वजाहत करनी चाहिए थी।
कैसी वजह? वो बिल्कुल ठीक कह रहे थे, तुम्हें उनकी बातें गौर से सुनना चाहिए थी। वो तभी उसका मुंह देखती रह गई और अब भी। आई एम सॉरी, वो फिर कह रहा था। तुम शर्मिंदा तो नहीं हो? उसने उसे शर्मिंदा करने की आखिरी कोशिश की। हाँ, वो तो मैं नहीं हूँ, लेकिन चूंकि तुम्हें मेरा सॉरी करना अच्छा लगता है इसलिए आई एम सॉरी, उसने तपाने वाली मुस्कुराहट के साथ कहा। इमामा जवाब देने की बजाय बेड साइड टेबल पर पड़ा पानी का पूरा ग्लास पी लिया और दोबारा कंबल खींच कर लेट गई। पानी और ला दूं? वो उसे छेड़ रहा था। इमामा ने पलट कर नहीं देखा। वो नींद में सेलफोन की आवाज पे बड़बड़ाई थी। वो सालार का सेलफोन था। हेलो, सालार ने नींद में करवट लेते हुए कॉल रिसीव की। इमामा ने दोबारा आंखें बंद कर ली। हाँ, बात कर रहा हूँ, उसे सालार को कहते सुना। फिर उसे महसूस हुआ जैसे एकदम बिस्तर से निकल गया था। इमामा ने आंखें खोलते हुए नीम तारीखी में उसे देखने की कोशिश की। वो लाइट ऑन किए बगैर अंधेरे में ये लॉन्च में चला गया था। वो कुछ हैरान हुई थी। वो किसका फोन हो सकता है जिसके लिए वो रात के इस पहर यूं उठकर कमरे से बाहर गया था। एक जींस और शर्ट पैक कर दो मेरी, मुझे इस्लामाबाद के लिए निकलना है अभी। क्यों, खैरियत तो है? वो परेशान हो गई थी। स्कूल में आग लग गई है। उसकी नींद पलक झपकते गायब हो गई थी। सालार अब दोबारा फोन पर बात कर रहा था। बेहद तशवीश के आलम में कमरे में वापस आकर उसने उसका बैग तैयार किया। वो तब तक कमरे में वापस आ चुका था। आग कैसे लगी ये तो वहां जाकर पता चलेगा। वो बेहद अजलत में अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में चला गया। वो बेटी रही, उसकी परेशानी का अंदाजा कर सकती थी। 10 मिनट में तैयार होकर निकल गया। इमामा ने बाकी सारी रात उसी परेशानी में दुआएं करते हुए काटी। सालार के गांव पहुंचने के बाद भी आग पर काबू नहीं पाया जा सका। वजह बरवक्त फायर ब्रिगेड का दस्तियाब न होना था और उसका इतने घंटों तक न बुझ पाने का क्या मतलब था, इमामा समझ चुकी थी। वो पूरा दिन जले पांव की बिल्ली की तरह घर में फिरती रही। सालार ने उसे बिलाखिर आग पर काबू पाने की इत्तला दे दी, मगर साथ ये भी कि वो उसको रात को फोन करेगा। उस रात वो इस्लामाबाद में रहने वाला था। सालार से आधी रात के करीब उसकी बात हुई। वो आवाज से इतना थका हुआ लग रहा था कि इमामा ने उससे ज्यादा देर बात करने की बजाय सोने का कहकर फोन बंद कर दिया, लेकिन वो खुद सारी रात सो न सकी। आग इमारत में लगाई गई थी। वहां पुलिस को इब्तिदाई तौर पर ऐसे शवाहिद मिले थे और ये बात इमामा की नींद और हवास बातिल करने के लिए काफी थी। वो सिर्फ सालार का स्कूल नहीं था, वो पूरा प्रोजेक्ट अब एक ट्रस्ट के तहत चल रहा था जिसकी मेन ट्रस्टी सालार की फैमिली थी। और इस प्रोजेक्ट को इस तरह का नुकसान एकदम कौन पहुंचा सकता है, यही वो सवाल था जो उसे होला रहा था। अगली रात को घर पहुंचा और उसके चेहरे पर थकन के अलावा कोई तासर नहीं था। इमामा को जैसे हौसला हुआ था। बिल्डिंग के स्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा। जिस कंपनी ने बिल्डिंग बनाई है वो कुछ एग्जामिन कर रहे हैं। अब देखते ही क्या होता है, शायद बिल्डिंग गिराकर दोबारा बनानी पड़ जाए। खाने की टेबल पर इमामा के पूछने पर उसने बताया बहुत नुकसान हुआ होगा। ये सवाल अहमकाना था, लेकिन इमामा हौस बाख्ता थी। हाँ, जवाब मुख्तसर था। स्कूल बंद हो गया। एक और अहमकाना सवाल। नहीं, गाँव किचन घर फौरी तौर खाली करवाए हैं और किराए पर लेकर स्कूल के मुख्तलिफ ब्लॉक्स को शिफ्ट किया है वहाँ पर। अभी कुछ दिनों में समर ब्रेक आ जाएगी तो बच्चों का ज्यादा नुकसान नहीं होगा, वो खाना खाते हुए बता रहा था। और पुलिस ने क्या कहा? इधर उधर के सवालों के बाद इमामा ने बिलाखिर वो सवाल किया जो उसे परेशान किए हुए था। अभी तफ्तीश शुरू हुई, देखते हैं क्या होता है। सालार ने गोलमोल बात की थी। उसने उसे ये नहीं बताया कि 2 दिन इस्लामाबाद में अपनी फैमिली के हर फर्ज से उस केस के मुश्तबा अफराद में इमामा की फैमिली को शामिल करने के लिए दबाव का सामना करता रहा था। अब क्या होगा? तीसरा अहमकाना सवाल। सब कुछ दोबारा बनाना पड़ेगा और बस। जवाब इतना ही सादा था। और फंड्स वो कहाँ से आएंगे? ये पहला समझदाराना सवाल था। इंडोमेंट फंड है स्कूल का, इसको इस्तेमाल करेंगे। कुछ इन्वेस्टमेंट किए मैंने, वहां से रकम निकलवाऊंगा। इस्लामाबाद का प्लॉट बेच दूंगा। फौरी तौर पर तो थोड़ा बहुत कर लूंगा। प्लॉट्स क्यों? बुरी तरह बदकी थी। इमामा ने नोट नहीं किया था कि प्लॉट से प्लॉट कह रहा था। उससे फौरी तौर पर रकम मिल जाएगी, बाद में ले लूँ। अभी तो मुझे इस मैच से निकलना है। तुम वो हक मेहर की रकम ले लो। 8-10 लाख के करीब वेडिंग पर मिलने वाली गिफ्ट की रकम भी होगी और इतनी मेरे अकाउंट में पहले से भी होंगे। 50-60 लाख तो ये हो जाएगा। और सालार इसकी बात काटी। ये मैं कभी नहीं करूँगा। कर्ज ले लो मुझसे, बाद में दे देना। नो, उसका अंदाज खत्मी था। मेरे पास बेकार पड़े हैं सालार, तुम्हारे काम आएंगे तो। उसने फिर इमामा की बात काट दी। मैंने कहा ना नहीं, उसने इस बार तरशी से कहा। मेरे पैसे और तुम्हारे पैसे में कोई फर्क है क्या? हाँ है, उसने उसी अंदाज में कहा। वो हक मेहर और शादी पर गिफ्ट में मिलने वाली रकम है, मैं कैसे ले लूँ तुमसे? मैं बेशरम हो सकता हूँ लेकिन बेगैरत नहीं।
اب تم خواہ جذباتی ہو رہے ہو۔ اور سالہ نے اس کی بات کاٹی۔ کون جذباتی ہو رہا ہے؟ کم از کم میں تو نہیں ہو رہا۔ وہ اسے دیکھ کر رہ گئی۔ میں تمہیں قرض دے رہی ہوں سالار، بہت شکریہ، مگر مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ مجھے قرض لینا ہو تو بڑے دوست ہیں میرے پاس۔ دوستوں سے قرض لوگے، بیوی سے نہیں؟ نہیں، میں تمہاری مدد کرنا چاہتی ہوں سالار، ایموشنلی کرو، فائنینشلی نہیں۔ وہ اسے دیکھتی رہ گئی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اسے کس طرح قائل کرے۔ اور اگر میں رقم ڈونیٹ کرنا چاہوں تو اسے بالآخر ایک خیال آیا، ضرور کرو، اس ملک میں بہت سارے خیراتی ادارے ہیں، تمہارا پیسہ ہے، چاہے آگ لگا دو، لیکن میرا ارادہ نہیں لے گا۔ اس نے ختمی انداز میں کہا، تم مجھے کچھ ڈونیٹ نہیں کرنے دو گے؟ ضرور کرنا، لیکن مجھے فی الحال ضرورت نہیں۔ وہ ٹیبل سے اٹھ گیا تھا۔ وہ بہت اپسیٹ اسے جاتا دیکھ رہی تھی۔ اس کے لیے پلاٹس اس کے گھر کی پہلی 2 اینٹیں تھی، اور یہی چیز اس کے لیے تکلیف دہ تھی، اور احساس جرم بھی تھا جو اس سارے معاملے میں اپنی فیملی کے انوالو ہونے کی وجہ سے محسوس کر رہی تھی۔ وہ کہیں نہ کہیں اس رقم سے جیسے اس نقصان کی تلافی کرنا چاہتی تھی، لیکن اسے اندازہ نہیں تھا کہ سالہ نے اس کی سوچ کو پہلے سے پڑھ لیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ امامہ یہ کوششیں کیوں کر رہی ہے۔ جو کچھ ہوا اس میں میرا کوئی قصور نہیں، نہ ہی میری کوئی انوالومنٹ ہے۔ اس کے سامنے بیٹھا وسیم بڑی سنجیدگی سے اسے یقین دلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اور میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ یہ سب ابو نے کیا ہے، میں نے گھر میں ایسا کچھ نہیں سنا۔ وسیم نے ہاشم کا بھی دفاع کرنے کی کوشش کی۔ امامہ قائل نہیں ہوئی۔ وہ سالار کے سامنے اپنی فیملی کا دفاع کرنے کی کوشش کر سکتی تھی، وسیم کے سامنے نہیں۔ یہ جو کچھ ہوا تھا اس میں اس کے اپنے باپ کا ہاتھ تھا۔ ابو سے کہنا یہ سب کرنے سے کچھ نہیں ملے گا، سالار کو کیا نقصان ہوگا یا مجھے کیا نقصان ہوگا، ایک اسکول ہی جلا ہے پھر بن جائے گا، ان سے کہنا وہ کچھ بھی کر لے ہم کو فرق نہیں پڑے گا۔ میں ابو سے یہ سب نہیں کہہ سکتا، میں بہت بزدل ہوں، تمہاری طرح بہادر نہیں۔ تمہارے جانے کے بعد اتنے سالوں میں بہت دفعہ کمزور پڑا، میں بہت دفعہ شش و پنج کا شکار بھی ہوا اور شک و شبہ کا بھی۔ بہت دفعہ دل چاہتا تھا زندگی کے اس غبار کو میں بھی ختم کر لوں جس سے میری بینائی دھندلائی ہوئی ہے، لیکن میں بہت بزدل ہوں، تمہاری طرح سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر نہیں جا سکتا۔ اب آ جاؤ۔ امامہ خود احساس نہیں ہے اس نے یہ بات کیوں اس سے کہہ دی۔ وسیم نے اس سے نظریں نہیں ملائی، پھر سر ہلاتے ہوئے کہا، اب تو بہت مشکل ہے، جب اکیلا تھا تب کچھ نہ کر سکا، اب تو بیوی بچے ہیں، ہم تمہاری مدد کر سکتے ہیں، میں اور سالار۔ کچھ بھی نہیں ہوگا تمہیں اور تمہاری فیملی کو، تم ایک بار کوشش تو کرو۔ امامہ بھول گئی تھی اس نے وسیم کو کیا ڈسکس کرنے کے لیے بلایا تھا اور کیا باتیں لے کر بیٹھ گئی۔ انسان بہت خود غرض اور بے شرم ہوتا ہے امامہ، یہ جو ضرورت ہوتی ہے صحیح اور غلط کی سب تمیز ختم کر دیتے۔ کاش میں زندگی میں مذہب کو پہلے ترجیح بنا سکتا، مگر مذہب پہلے ترجیح نہیں ہے میری۔ وسیم نے گہرا سانس لیا تھا، جیسے کوئی رنج تھا جس نے بگولا بن کر اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ میں تمہاری طرح فیملی نہیں چھوڑ سکتا مذہب کے لیے، تمہاری قربانی بہت بڑی ہے۔ تم جانتے ہو اسے جہنم کا انتخاب کر رہے ہو، صرف دنیا کے لیے، اپنی بیوی بچوں کے بھی اسی راستے پر لے جاؤ گے کیونکہ تم میں صرف جرات نہیں ہے سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ کہنے کی۔ وہ بھائی کو چیلنج کر رہی تھی، ایک دم اٹھ کر کھڑا ہو گیا جیسے بے قرار تھا۔ تم مجھے بہت بڑی آزمائش میں ڈالنا چاہتی ہو، آزمائش سے بچانا چاہتی ہو۔ آزمائش تو وہ ہے جس میں تم نے خود کو ڈال رکھا ہے۔ اس نے اپنی گاڑی کی چابی اٹھا لی۔ میں صرف اسی لیے تم سے ملنا نہیں چاہتا تھا، وہ کہتے اس کے روکنے کے باوجود اپارٹمنٹ سے نکل گیا تھا۔ وسیم کو پارکنگ میں اپنی گاڑی کی طرف جاتا دیکھ کر اسے جیسے پچھتاوا ہوا تھا۔ وہ وسیم سے تعلق توڑنا نہیں چاہتی تھی، لیکن اسے اندھیرے میں ڈمک ٹوئیاں مارتے ہوئے بھی نہیں دیکھ سکتی تھی۔ وسیم میرا فون نہیں اٹھا رہا، امامہ نے اس رات کھانے پر سالار سے کہا۔ ہو سکتا ہے مصروف ہو، سالار نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ نہیں، وہ ناراض ہے۔ اس بار سالار چونکا، وہ کیوں ناراض ہوگا؟ امامہ نے اسے اپنی اور وسیم کی ساری گفتگو سنا دی۔ سالار گہرا سانس لے کر رہ گیا۔ تمہیں ضرورت کیا تھی اس سے اس طرح کی گفتگو کرنے کی؟ بالغ آدمی ہے اور وہ بزنس کر رہا ہے، بیوی بچوں والا ہے، اسے اچھی طرح پتا ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے زندگی میں اور کیا نہیں۔ تم لوگ آپس میں ملنا چاہتے ہو تو مذہب کو ڈسکس مت کرو، سالار نے اسے سنجیدگی سے سمجھایا۔ بات اس نے شروع کی تھی، امامہ نے جیسے اپنا دفاع کیا، اور خود بات شروع کرنے کے بعد اب وہ تمہاری کال نہیں اٹھا رہا تو تم انتظار کرو، جب اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا خود ہی تمہیں کال کر لے گا۔ سالار کہہ کر دوبارہ کھانا کھانے لگا، اسی طرح بیٹھی رہی۔ اب کیا ہوا؟ سالار نے سلاد کھاتے اس کی خاموشی نوٹ کی۔
میری خواہش ہے وہ بھی مسلمان ہو جائے اور گمراہ کے اس دلدل سے نکل آئے۔ سالار نے ایک لمحہ رک کر اسے دیکھا اور پھر بڑی سنجیدگی سے کہا، تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا، یہ اس کی زندگی، اس کا فیصلہ ہے۔ تم اپنی خواہش اس پر لاگو نہیں کر سکتی اور تم دوبارہ کبھی اسے اس مسئلے پر بات نہیں کرو گی، نہ اسکول کے حوالے سے کسی گلے شکوے کے لیے اسے بلاؤ گی۔ میں اپنے مسئلے خود ہینڈل کر سکتا ہوں، وہ کہہ کر کھانے کی ٹیبل سے اٹھ گیا۔ امامہ اسی طرح خالی پلیٹ لیے بیٹھی رہی۔ اسکول کی بلڈنگ کے اسٹرکچر کو واقعی نقصان پہنچا تھا۔ اس سالار کے لیے حالیہ زندگی کا سب سے بڑا مالیاتی نقصان تھا۔ مختلف کیمیکل سے انتہائی مہارت کے ساتھ عمارت کے مختلف حصوں میں آگ لگائی گئی تھی۔ یہ کسی عام چور اچکے کا کام نہیں تھا۔ اگر مقصد سالار کو نقصان پہنچانا تھا تو اسے بے حد نقصان ہوا۔ اگر مقصد اسے چوٹ پہنچانا تھا تو یہ پیٹ پر ضرب لگانے جیسا تھا۔ وہ دوہرا ہوا تھا لیکن منہ کے بل نہیں گرا تھا۔ اسے چھوڑ دو سالار۔ وہ دوسرے ویکینڈ پر اسلام آباد میں تھے اور طیبہ اس بار جیسے گڑ گڑا رہی تھی۔ تمہیں شادی کا شوق تھا، اب پورا ہو گیا، اب چھوڑ دو اسے۔ آپ کو اندازہ نہیں آپ کتنا تکلیف پہنچاتی ہے مجھے جب آپ مجھ سے اس طرح بات کرتی ہیں۔ سالار نے ان کو بات مکمل نہیں کرنے دی۔ تم نے دیکھا نہیں انہوں نے کیا 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 ہے؟ ابھی کچھ ثابت نہیں ہو۔ اس نے پھر ماں کی بات کاٹی۔ تم عقل کے اندھے ہو سکتے ہو، ہم نہیں۔ اور کون ہے دشمن تمہارا؟ امامہ کی فیملی کے سوا طیبہ برہم تھی۔ اس سب میں امامہ کا کیا قصور ہے؟ یہ سب اس کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ تم یہ بات کیوں نہیں سمجھتے؟ نہیں سمجھتا اور نہیں سمجھوں گا۔ میں کل بھی آپ سے کہہ رہا تھا، آج بھی کہتا ہوں اور آئندہ بھی کہوں گا، میں امامہ کو طلاق نہیں دوں گا۔ آپ کو کوئی اور بات کرنی ہے تو میں بیٹھتا ہوں۔ اس ایشو پہ مجھے نہ آج اور نہیں دوبارہ بات کرنی ہے۔ طیبہ کچھ بول نہ سکی تھی۔ وہ آدھ گھنٹہ بعد وہاں بیٹھا رہا، پھر واپس بیڈ روم آ گیا۔ امامہ ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ وہ اپنا لیپ ٹاپ نکال کر کچھ کام کرنے لگا تھا۔ اسے عجیب سا احساس ہوا تھا۔ وہ جس چینل کو دیکھ رہی تھی اس پر مسلسل اشتہار چل رہے تھے اور انہیں بڑی ایکسویز سے دیکھ رہی تھی۔ سالار نے وقتاً فوقتاً 2-3 مرتبہ اس کو اور ٹی وی کو دیکھا۔ اس نے 10 منٹ کے دوران ایک بار بھی اسے چائے کا مگ اٹھاتے نہیں دیکھا تھا۔ اس نے لیپ ٹاپ بند کر دیا اور اس کے پاس صوفے پر آ کر بیٹھ گیا۔ امامہ نے مسکرانے کی کوشش کی۔ سالار نے اس کے ہاتھ سے ریموٹ لے کر ٹی وی آف کر دیا۔ تم نے میری اور ممی کی باتیں سنی ہے کیا؟ وہ چند لمحوں کے لیے ساخت ہو گئی۔ وہ جن یا جادوگر نہیں تھا، شیطان تھا، اور اگر شیطان نہیں تھا تو شیطان کا سینئر منسٹر تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے جھوٹ بولنا بیکار تھا۔ اس نے گردن سیدھی کر لی۔ ہاں، چائے بنانے گئی تھی میں، اور تم دونوں لانچ میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ میں نے کچن میں سنا سب۔ وہ اسے نہ بتا سکی کہ طیبہ کے مطالبے نے چند لمحوں کے لیے اس کے پیروں تلے زمین نکال دی تھی۔ تم جب یہاں آتے ہو تو یہ کہتی ہے تم سے؟ ایک لمبی خاموشی کے بعد اسے سالار سے پوچھا، جو اسے تسلی دینے کے لیے کچھ الفاظ ڈھونڈ رہا تھا۔ نہیں، ہر بار نہیں کہتی، کبھی کبھی اوور ریئیکٹ کر جاتی ہے۔ اس نے ہموار لہجے میں کہا۔ میں اب اسلام آباد کبھی نہیں آؤں گی، اس نے ایک دم کہا۔ لیکن میں تو آؤں گا، اور میں آؤں گا تو تمہیں بھی آنا پڑے گا۔ الفاظ سیدھے تھے، لہجہ نہیں۔ تم اپنی ممی کی سائیڈ لے رہے ہو؟ ہاں، جیسے میں نے ان کے سامنے تمہاری سائیڈ لی تھی۔ وہ اس کے جواب پر چلنے میں کچھ بول نہ سکی۔ وہ ٹھیک کہہ رہا تھا۔ خاموشی کا ایک اور لمبا وقفہ آیا، پھر سالار نے کہا، زندگی میں اگر کبھی میری اور تمہارے درمیان علیحدگی جیسی کوئی چیز ہوئی تو اس کی وجہ میرے پیرنٹس یا میری فیملی نہیں بنے گی۔ کم از کم ایک ضمانت میں تمہیں دیتا ہوں۔ وہ پھر بھی خاموش رہی تھی۔ کچھ بولو۔ کیا بولوں؟ جب تم خاموش ہوتی ہو تو بہت ڈر لگتا ہے مجھے۔ امامہ نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ وہ سنجیدہ تھا۔ مجھے لگتا ہے تم پتہ نہیں اس بات کو کیسے استعمال کرو گے میرے خلاف کبھی۔ اس نے جملہ مکمل کرنے کے بعد کچھ توقف سے ایک آخری لفظ کا اضافہ کیا۔ وہ اسے دیکھتی رہی لیکن خاموش تھی۔ سالار نے اس کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے لیا۔ تم میری بیوی ہو امامہ، وہ میری ماں ہے۔ میں تمہیں شٹ اپ کہہ سکتا ہوں، انہیں نہیں۔ وہ ایک ماں کی طرح سوچ رہی ہیں اور ماں کی طرح ریئیکٹ کر رہی ہیں۔ جب تم ماں بنو گی تو تم بھی اسی طرح ریئیکٹ کرنے لگو گی۔ انہوں نے تم سے کچھ نہیں کہا، مجھ سے کہا۔ میں نے اگنور کر دیا۔ جس چیز کو میں نے اگنور کر دیا اسے تم سیریسلی لوگی تو یہ حماقت ہوگی۔ وہ اسے سمجھا رہا تھا۔ وہ خاموشی سے سنتی رہی۔ جب وہ خاموش ہوا تو اس نے مدھم آواز میں کہا، میرے لیے سب کچھ کبھی ٹھیک نہیں ہوگا۔ جب سے شادی ہوئی یہی سب کچھ ہو رہا ہے۔ تمہارے لیے کے بعد ایک مسئلہ آ جاتا ہے۔ مجھ سے شادی اچھی ثابت نہیں ہوئی تمہارے لیے۔ ابھی سے اتنے مسئلے ہو رہے پھر بعد میں پتہ نہیں۔ سالار نے اس کی بات کاٹ دی۔ شادی ایک دوسرے کی قسمت سے نہیں کی جاتی، ایک دوسرے کے وجود سے کی جاتی ہے۔ اچھے دنوں کے ساتھ کے لیے
लोग फ्रेंडशिप करते, शादी नहीं। हम दोनों का माजी, हाल, मुस्तकबल जो भी है, जैसा भी एक साथ ही है। अब अगर तुम्हें कोई लगता है कि मैं तवक्का कर रहा था कि तुमसे शादी के बाद पहले मेरा प्राइस बॉन्ड निकलेगा या फिर कोई बोनस मिलेगा या प्रमोशन होगी, तो सॉरी, मुझे ऐसी तवक्कात नहीं। जो कुछ हो रहा है बेवक्त हो सकता है मेरे लिए, लेकिन गैर मुतवक्का नहीं। मैं तुम्हारे लिए किसी हद तक जा सकता हूँ, कितना सिंसियर हूँ वो वक्त बता सकता है। इसीलिए तुम खामोशी से वक्त को गुजरने दो। ये चाय ठंडी हो गई है, जाओ दोबारा चाय बना लाओ, पीते हैं। वो उसका चेहरा देखती रही, कोई चीज उसकी आंखों में उमड़ने लगी थी। इसकी जरूरत नहीं है इमामा। साला ने उसके चेहरे पर फिसलती आंसुओं को देखते हुए उससे नरमी से कहा। वो सर हिलाते अपनी नाक रगड़ती उठ गई। सालार ने इस मसले को कैसे हल किया था इमामा नहीं जानती थी। स्कूल की दोबारा तामीर कैसे शुरू हुई थी उसे ये भी नहीं पता था। सालार पहले से ज्यादा मसरूफ था और उसकी जिंदगी में आने वाला तूफान किसी तबाही के बगैर गुजर गया था। मुझे हाथ दिखाने में कोई दिलचस्पी नहीं है, सालार ने दो टोक इनकार करते हुए कहा था। लेकिन मुझे, इमामा इसरार कर रही थी। ये सब झूठ होता है। सालार ने उसे बच्चों की तरह बहलाने की कोशिश की। कोई बात नहीं, एक बार दिखाने से क्या होगा। उसके अंदाज में तब्दीली नहीं आई थी। तुम क्या जानना चाहती हो? अपने मुस्तकबिल के बारे में मुझसे पूछ लो। सालार उसे पाम्स के पास ले जाने के मूड में नहीं था, जो 5 स्टार होटल की लॉबी में था जहाँ वो खाना खाने आई थी। वेरी फनी, उसने मजाक उड़ाया था। अपने मुस्तकबिल का तो तुम्हें पता नहीं, मेरा क्या होगा? क्यों, तुम्हारा और मेरा मुस्तकबिल साथ साथ नहीं क्या? सालार ने मुस्कुराकर उसे जताया। इसीलिए तो कहती हूँ पाम्स के पास चलते, उससे पूछते हैं। इमामा का इसरार बड़ा था। देखो, हमारा आज ठीक है, काफी है। तुम्हें कल का मसला क्यों हो रहा है? वह भी रजामंद नहीं था। मुझे है कल का मसला, वो कुछ झिलाकर बोली। कितने लोग हाथ दिखाकर जाते इस पाम्स को, तुम्हें पता है? मेरे कोलिग्स को उसने उनके फ्यूचर के बारे में कितना कुछ ठीक बताया था। भाभी की भी कितनी कजिन्स आई थी उसके पास। इमाम अब उसे कायल करने की कोशिश कर रही थी। भाभी आई थी उनके पास? साला ने जवाबन पूछा था। नहीं, वाट की तो ये कि उनको इंटरेस्ट नहीं, लेकिन मुझे तो है। और तुम नहीं लेकर जाओगे तो मैं खुद चली जाऊंगी। वह एकदम सज्जिदा हो गई थी। किस दिन? साला ने जैसे टाला। अभी। वो बेख्तियार हंसा और उसने जैसे हथियार डालकर कहा। पाम्स को हाथ दिखाना दुनिया की सबसे बड़ी हिमाकत है और मैं तुमसे ऐसी हिमाकत की तवक्का नहीं रखता था, लेकिन अब तुम जिद कर रही हो तो ठीक है, तुम दिखा लो हाथ। तुम नहीं दिखाओगे? उसके साथ लॉबी की तरफ जाते मामा ने पूछा। नहीं, सालार ने दो टोक अंदाज में कहा। चलो कोई बात नहीं, खुद ही तो कह रहे हो कि मेरा और तुम्हारा मुस्तकबिल एक है, तो जो कुछ मेरे बारे में पाम्स बताएगा तुम्हारे बारे में भी तो होगा। इमामा से छेड़ रही थी। मसलन? सालार ने भौहें उचकाते हुए पूछा। मसलन अच्छी खुशगवार अज़वाजी जिंदगी। अगर मेरी होगी तो तुम्हारी भी होगी। जरूरी नहीं है, वो इसे अब तंग करने लगा था। हो सकता है शौहर के तौर पर मेरी जिंदगी बड़ी बुरी गुजरे तुम्हारे साथ, तो मुझे क्या, मेरी तो अच्छी गुजर रही होगी। इमामा ने कंधे उचकाकर बेनियाजी दिखाई। तुम औरतें बड़ी सेल्फिश होती हो। सालार ने चलते चलते जैसे उसके रवैये की मजम्मत की। तो न किया करो फिर हमसे शादी, न किया करो हमसे मोहब्बत। हम कौन सा मरी जा रही होती हैं तुम मर्दों के लिए? इमामा ने मजाक उड़ाने वाले अंदाज में कहा था। वो हंस पड़ा। चंद लम्हों के लिए वो जैसे वाकई लाजवाब हो गया था। हाँ, हम ही मरे जा रहे होते हैं तुम औरतों पर। इज्जत की जिंदगी रास नहीं आती, शायद इसलिए। वो चंद लम्हों बाद बड़बड़ाया। तुम्हारा मतलब है तुम शादी से पहले इज्जत की जिंदगी गुजार रहे थे? इमामा हमेशा की तरह फौरन बुरा मान गई थी। हम शायद जजलाइज कर रहे थे। सालार उसका बदलता मोड़ देखकर गड़बड़ाया। नहीं, तुम सिर्फ अपनी बात करो। तुम अगर नाराज हो रही हो तो चलो फिर पाम्स की तरफ नहीं जाते। सालार ने उसे बेहद सहूलत से मौजू से हटाया। नहीं, मैं कब नाराज हूँ, ऐसे ही पूछ रही थी। इमामा का मूड एकदम बदला। वैसे तुम क्या पूछोगी पाम्स से? सालार ने बात को मजीद घुमाया। बड़ी चीजें। इमामा संजीदा थी। वो कुछ कहना चाहता था मगर तब तक वो पाम्स तक पहुंच चुके थे। पाम्स जब इमामा का हाथ पकड़े अक्से की मदद से उसकी लकीरों का जायजा ले रहा था। फिर उसने बेहद संजीदगी से कहना शुरू किया। लकीरों का इल्म न तो खत्मी होता है न इल्हामी। हम सिर्फ वही बताते हैं जो लकीरें बता रही होती हैं। बहरहाल मुक़द्दर संवारना और बिगाड़ना अल्लाह ताला ही है। वो बात करते करते चंद लम्हों के लिए रुका। फिर उसने जैसे हैरानी से उसके हाथ पर कुछ देखते बेख्तियार उसका चेहरा देखा और फिर बराबर की कुर्सी पर बैठे उसके शौहर को देखा, जो उस वक्त ब्लैकबेरी पर मैसेजेस देखने में मसरूफ था। बड़ी हैरानी की बात है, पाम्स ने दोबारा हाथ देखते हुए कहा। क्या? इमामा ने कुछ बेताब होकर पाम्स से पूछा।
آپ کی پہلی شادی ہے؟ سالہ نے زبردست پامسٹ کو دیکھا. اس کا خیال تھا یہ سوال اس کے لیے تھا، لیکن وہ امامہ سے مخاطب تھا. ہاں. امامہ نے کچھ حیران ہو کر پہلے پامسٹ کو دیکھا اور پھر اس سے دیکھا. اوہ اچھا. پامسٹ پھر کسی غور و خوض میں مصروف ہو گیا. آپ کے ہاتھ پر دوسری شادی کی لکیر ہے، ایک مضبوط لکیر، ایک خوشگوار کامیاب دوسری شادی. پامس نے امامہ کو دیکھتے ہوئے ختمی انداز میں کہا. امامہ کا رنگ اڑ گیا. اس نے گردن موڑ کر سالار کو دیکھا. وہ اپنی جگہ ساخت تھا. آپ کو یقین ہے؟ امامہ کو لگا جیسے پامس نے کچھ غلط پڑھا تھا. جہاں تک میرا علم ہے اس کے مطابق تو آپ کے ہاتھ پر شادی کی 2 لکیریں ہیں اور دوسری لکیر پہلے کی نسبت زیادہ واضح ہے. پامس اب بھی اس کے ہاتھ پر نظریں جمائے ہوئے تھا. سالار نے امامہ کے کسی اگلے سوال سے پہلے والیٹ سے کرنسی نوٹ نکال کر پامس کے سامنے میز پر رکھا. پھر بڑی شائستگی سے کہتے ہوئے اٹھ گیا. تھینک یو. بس اتنی انفارمیشن کافی ہے. ہم لیٹ ہو رہے ہیں، ہمیں جانا ہے. اسے اٹھ کر وہاں سے چلتا دیکھ کر امامہ نہ چاہنے کے باوجود اٹھ کر اس کے پیچھے آئی تھی. مجھے ابھی اور بہت کچھ پوچھنا تھا اس سے، امامہ نے خفگی سے کہا. مثلاً؟ سالہ نے کچھ ٹھیک انداز میں کہا. اس نے مجھے اور پریشان کر دیا. امامہ نے اس کے سوال کا جواب نہیں دیا، لیکن جب وہ پارکنگ میں آ گئے تو اس نے گاڑی میں بیٹھتے سالار سے کہا. یہ تمہارا اپنا انتخاب تھا، اس نے تمہیں نہیں بلایا تھا تو تم خود گئی اپنا مستقبل دیکھنے. سالار نے بے رخی سے کہا. سالار تم مجھے چھوڑ دو گے کیا؟ امامہ نے پوچھا. یہ نتیجہ اگر تم نے پامس کی پیشگوئی کے بعد نکالا تو مجھے تم پر افسوس ہے. سالار کو غصہ آیا تھا اس پر. ایسے ہی پوچھا ہے میں نے. تمہیں پہلے کم وہم تھے میرے بارے میں کہ کسی پامس کی مدد کی ضرورت پڑتی. سالار کی خفگی کم نہیں ہوئی تھی. دوسری شادی تو تمہاری پریڈکٹ کر رہا ہے، ایک کامیاب خوشگوار ازدواجی زندگی. اور تم مجھ سے پوچھ رہی ہو کہ کیا میں تمہیں چھوڑ دوں گا؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے تم مجھے چھوڑو. سالار نے اس بار چپتے ہوئے انداز میں کہا. اس کی گاڑی اب مین روڈ پر آ چکی تھی. میں تو تمہیں کبھی نہیں چھوڑ سکتی، امامہ نے سالار کو دیکھے بغیر بے ساختہ کہا. پھر ہو سکتا ہے میں مر جاؤں اور اس کے بعد تمہاری دوسری شادی ہو. سالار کے ایک دم اسے چڑھانے کی سوچی. امامہ نے اس بار اسے خفگی سے دیکھا. تم بیوقوفی کی باتیں مت کرو. ویسے تم کر لینا شادی. اگر میں مر گیا تو اکیلی مت رہنا. امامہ نے کچھ اور برا مانا. میں کچھ اور بات کر رہی ہوں، تم کچھ اور بات کرنا شروع کر دیتے ہو. اور تمہیں اتنی ہمدردی دکھانے کی ضرورت نہیں. تم اصل میں چاہتے ہو کہ اگر میں مر جاؤں تو تم دوسری شادی کر لینا. وہ کچھ لمحوں کے بعد ایک دم بولی. اس کی ذہانت پر اشکر اٹھا. تو کیا میں نہ کروں؟ سالار نے جان بوجھ کر اسے چھیڑا. مجھے پامس کے پاس جانا ہی نہیں چاہیے تھا. وہ پچھتائی تھی. تم مجھے سود کے بارے میں سوال کرتی ہو اور خود یہ یقین رکھتی ہو کہ اللہ کے علاوہ کسی انسان کو دوسرے انسان کی قسمت کا حال پتہ ہوتا ہے. وہ ہمیشہ صاف گو تھا، مگر اس کی صاف گوئی نے امامہ کو پہلے کبھی اتنا شرمندہ نہیں کیا تھا جتنا سخت کیا. گھڑوں پانی پڑنے کا مطلب اب سمجھ آیا تھا اسے. انسان ہوں، فرشتہ تو نہیں ہوں میں، اس نے مدھم آواز میں کہا. جانتا ہوں، اور تمہیں کبھی فرشتہ سمجھا بھی نہیں میں نے. مارجن آف ایرر دیتا ہوں تمہیں، لیکن تم مجھے نہیں دیتی. وہ اسے دیکھ کر رہ گئی. وہ ٹھیک کہہ رہا تھا. وہ بہت کم کوئی بات غلط کرتا تھا. امامہ کو اس کا اعتراف تھا. زندگی اور قسمت کا پتہ اگر ان چیزوں سے چلتا تو پھر اللہ تعالیٰ انسان کو کبھی عقل نہیں دیتا، صرف یہی چیزیں دے کر اسے دنیا میں اتار دیتا. وہ گاڑی چلاتے ہوئے کہہ رہا تھا. وہ شرمندگی سے سن رہی تھی. جب مستقبل نہیں بدل سکتے تو پھر جانے کا کیا فائدہ؟ بہتر ہے غیب غیب ہی رہے. اللہ سے اس کی خبر کی بجائے اس کا رحم و کرم مانگنا زیادہ بہتر ہے. وہ بول ہی نہیں سکی تھی. سالار بعض دفعہ اسے بولنے کے قابل نہیں چھوڑتا. یہ اعتماد تو اس کا اثاثہ تھا. یہ اس کے پاس کیسے چلا گیا؟ امامہ کو اس رات پہلی بار بے چینی ہوئی تھی. وہ ساتھی تھے، رقیب نہیں تھے. وہ ایمان کے درجوں میں اس سے پیچھے تھا. وہ اسے کیسے پیچھے چھوڑنے لگا تھا اب؟ وہ سالار کے ساتھ خانے کعبہ کے صحن میں بیٹھی ہوئی تھی. سالار ان کی دائیں جانب تھا. یہ وہاں ان کی آخری رات تھی. وہ پچھلے دن 15 دن سے وہاں تھے اور اپنی شادی کے 7ویں مہینے عمرے کے لیے آئے تھے. احرام میں ملبوس سالار کے برہنہ خندے کو دیکھتے ہوئے امامہ کو ایک لمبے عرصے کے بعد وہ خواب یاد آیا تھا. سالار کی دائیں خندے پر کوئی زخم نہیں تھا، لیکن اس کے بائیں خندے کی پشت پر اب بھی اس ڈنر نائف کا نشان تھا جو ہاشم مبین نے مارا تھا. تم نے پہلے کبھی مجھے اس خواب کے بارے میں نہیں بتایا. امامہ کے منہ سے اس خواب کے بارے میں سن کر شوق تھا. کب دیکھا تھا تم نے یہ خواب؟ امامہ کو تاریخ، مہینہ، دن سب یاد تھا. کیسے بھولتی؟ اس دن وہ جلال سے ملے تھے، اتنے سالوں کے لاحاصل انتظار کے بعد. سالار گنگ تھا. وہ وہی رات تھی جب وہ یہاں امامہ کے لیے گڑ گڑا رہا تھا، اس آس میں کہ اس کی دعا قبول ہو جائے. یہ جانے بغیر کہ اس کی دعا قبول ہو رہی تھی. اس دن میں یہاں تھا. اس نے اپنی آنکھیں رگڑتے امامہ کو بتایا. اس بار وہ ساخت ہوئی. عمرہ کے لیے؟
सालार ने सिर हिलाया और सर झुकाए अपने होंठ काटता रहा। वो कुछ बोल न सकी, सिर्फ उसको देखती रही। उस दिन तुम यहाँ न होते तो शायद। एक लंबी खामोशी के बाद उसने कुछ कहना चाहा लेकिन कह न सकी। शायद। सालार ने सर उठाकर उससे देखा था, यूं जैसे वो चाहता था कि वो बात मुकम्मल कर ले। वो कैसे कहती कि उस दिन यहाँ न होता तो शायद जलाल उससे इतनी सर्द महरी न बरतता। वो सब कुछ नहीं कहता जो उसने कहा था। वो उसके और जलाल के बीच अल्लाह को ले आया था और उसके लिए अल्लाह ने सालार को चुना था। सालार की बातें उसकी समातों से चिपक गई थी। उतने सालों में जब भी यहाँ आया तुम्हारे लिए भी उम्रा करता। वो बड़े सादा लहजे में इमामा को बता रहा था, उसे रुला रहा था। तुम्हारी तरफ से हर साल ईद पर कुर्बानी भी करता रहा हूँ मैं। क्यों? इमामा ने भराई आवाज मुझसे पूछा था। तुम मनकोहा थी मेरी, दूर थी लेकिन मेरी जिंदगी का हिस्सा थी। वो रोती गई। उसके लिए सब कुछ उस शख्स ने करना था क्या? उसे सालार के हाफिज कुरान होने का भी उस वक्त पता चला था। वो जलाल की ना सुनकर मसूर हो जाती थी। वो हरम में सालार की किरात सुनकर कंग थी। ऐसी किरात कहाँ से सीखी तुमने? पूछे बगैर नहीं रह सकी। जब कुरान पाक हिफ्ज किया तब। अब तो पुरानी बात हो गई, उसने बड़े सादा लहजे में कहा। इमामा को चंद लम्हों के लिए जैसे अपने कानों पर यकीन नहीं आया। तुमने कुरान पाक हिफ्ज किया हुआ है? डॉक्टर साहब ने कभी नहीं बताया, शौक थी। तुमने भी कभी नहीं बताया इतने महीनों में? पता नहीं, कभी ख्याल नहीं आया। डॉक्टर साहब के पास आने वाले ज्यादा लोग हिफाज हैं। मेरा हाफिज कुरान होना उनके लिए अनोखी बात नहीं होगी, वो कह रहा था। तुम इतना हैरान क्यों हो रही हो? आंसुओं का एक रेला इमामा की आंखों में आया। जलाल को बेड सेटल पर रखने की एक वजह उसका हाफिज कुरान होना भी था और आज वो जिसकी बीवी थी हाफिज कुरान वो भी था। अल्लाह उसके सामने होता तो वो उसके आगे गिर कर रोती। बहुत कुछ मांगा था पर ये तो सिर्फ चाहा था। वो इतना कुछ दे रहा, इसका दिल चाहा एक बार फिर भाग के हरम में चली जाए जहाँ से वो अभी आई थी। रो क्यों रही हो? वो उसके आंसुओं की वजह जान न पाए। वो रोते रोते हंसी। बहुत खुश हूँ इसलिए, तुम्हारी एहसान मंद हूँ इसलिए, नियामतों का शुक्र अदा नहीं कर पा रही हूँ इसलिए। वो रोती हंसती और कहती जा रही थी। बेवकूफ़ हो इसलिए, सालार ने जैसे खुलासा किया। हाँ वो भी हूँ। उसने पहली बार सालार की ज़बान से अपने लिए बेवकूफ़ का लफ्ज़ सुनकर नाराज़गी का इजहार नहीं किया था। एक लम्हे के लिए इमामा ने आंखें बंद की, फिर आंखें खोलकर हरम के सहन में खाने काबा के बिल्कुल सामने बराबर में बड़े सालार को देखा जो बहुत खुशहाली से कुरान पाक की तिलावत कर रहा था। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। और तुम अपनी परवरदिगार की कौन कौन सी नियामतों को झुटलाओगी? तुम जो कुछ कर रही हो इमामा, तुम उस पर बहुत पछताओगी। तुम्हारे हाथ कुछ न आएगा। 9 साल पहले हाशिम अब्बी ने उसको थप्पड़ मारते हुए कहा था, सारी दुनिया की जिल्लत, रिस्वाई, बदनामी और भूख तुम्हारा मुकद्दर बन जाएगी। उन्होंने उसके चेहरे पर एक और थप्पड़ मारा था। तुम्हारे जैसी लड़कियों को अल्लाह जलील और ख्वार करता है, किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ता। इमामा की आंखें नम हो गई। एक वक्त आएगा तुम हमारी तरफ लौटोगी, मदद समाजत करोगी, गिड़गिड़ाओगी, तब हम तुम्हें दुत्कार देंगे। तब तुम चीख चीख कर अपने मुंह से अपने गुनाह की माफी मांगोगी, कहोगी कि मैं गलत थी। इमामा इश्कबार आंखों से मुस्कुराई। मेरी ख्वाहिश है बाबा, वो ज़ेरे लब मुस्कुराई, कि मैं जिंदगी में एक बार आपके सामने आऊं और आपको बता दूं कि देख लीजिए मेरे चेहरे पर कोई जिल्लत और रिस्वाई नहीं है। मेरे अल्लाह ने मेरी हिफाजत की, मुझे दुनिया के सामने तमाशा नहीं बनाया। मैं अगर आज यहाँ बैठी हूँ तो सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं सीधे रास्ते पे हूँ। और यहाँ बैठे मैं एक बार फिर इकरार करती हूँ कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी रसूल हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल हैं। उसके बाद न कोई पैगंबर आया और न आएगा, वही पीरे कामिल है। मैं दुआ करती हूँ कि मुझे मेरी आने वाली ज़िंदगी में भी अपने साथ शिरक करवाए, न ही मुझे अपने आखिरी पैगंबर के बराबर किसी को ला खड़ा करने की जुरात हो। बेशक मैं उसकी किसी नियामत को नहीं झुटलाती। सालार ने सूरह रहमान की तिलावत खत्म कर ली थी। चंद लम्हों के लिए रुका, फिर सजदे में चला गया। सजदे से उठने के बाद वो खड़ा होते होते रुक गया। इमाम आंखें बंद की दोनों हाथ फैलाए दुआएं मांग रही थी। वो उसकी दुआ खत्म होने के इंतजार में वहीं बैठ गया। इमामा ने दुआ खत्म की। सालार ने एक बार फिर उठना चाहा लेकिन उठ न पाया। इमामा ने बहुत नरमी से उसका दायां हाथ पकड़ लिया। वो हैरत से उसे देखने लगा। ये जो लोग कहते हैं ना कि जिससे मोहब्बत भी वो नहीं मिला, ऐसा पता है क्यों होता है? मोहब्बत में सिद्क न हो तो मोहब्बत नहीं मिलती। 9 साल पहले जब मैंने जलाल से मोहब्बत की तो पूरे सिद्क के साथ की। दुआएं, वजीफे, मन्नतें किया था जब मैंने नहीं किया, लेकिन वो मुझे नहीं मिला। पता है क्यों? क्योंकि उस वक्त तुम भी मुझसे मोहब्बत करने लगे थे और तुम्हारी मोहब्बत मेरी मोहब्बत से ज़्यादा सिद्क था।
सालार ने अपने हाथ को देखा, उसकी ठोड़ी से टपकने वाले आंसू अब उसके हाथ पर गिर रहे थे। सालार ने दोबारा इमामा के चेहरे को देखा। मुझे अब लगता है अल्लाह ने मुझे बड़े प्यार से बनाया है। वो मुझे ऐसे किसी शख्स को सौंपने पर तैयार नहीं था जो मेरी कदर न करता, और जलाल कभी मेरी कदर नहीं करता। अल्लाह ने मुझे सालार सिकंदर को सौंपा क्योंकि वो जानता था कि तुम वो शख्स हो जिसकी मोहब्बत में सिद्क है। तुम्हारे अलावा कौन था जो मुझे यहाँ लेकर आता? तुमने ठीक कहा था, तुम मुझसे पाक मोहब्बत करते हो। वो बेहिस हरकत सा उसे देख रहा था। उसने उस इजहार के लिए कौन सी जगह चुनी थी? वो उसके हाथ को नरमी और एहतराम से चूमते हुए बारी बारी अपनी आंखों से लगा रही थी। मुझे तुमसे कितनी मोहब्बत होगी मैं नहीं जानती, दिल पर मेरा इख्तियार नहीं है, मगर मैं जितनी भी जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारूंगी तुम्हारी वफादार और फरमान बरदार रहूंगी। जिंदगी के हर मुश्किल मरहले, हर आजमाइश में तुम्हारे साथ रहूंगी। मैं अच्छे दिनों में तुम्हारी जिंदगी में आई हूँ, मैं बुरे दिनों में भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी। उसने जितनी नरमी से उसका हाथ पकड़ा था उसी नरमी से छोड़ दिया। सालार कुछ कहे बगैर उठकर खड़ा हो गया। वो खाने काबा के दरवाजे को देख रहा था। बिलाशुबा उसे जमीन पर उतारी जाने वाली सालिया और बेहतरीन औरतों में से एक दी गई थी, वो औरत जिसके लिए सालार ने हर वक्त और हर जगह दुआ की थी। क्या सालार सिकंदर के लिए नियामतों की कोई हद रह गई थी? और जब वो औरत उसके साथ थी तो उसे एहसास हो रहा था कि वो कैसी भारी जिम्मेदारी ले बैठा था। उसे उस औरत का कफील बना दिया गया था जो नेकी और पारसाई में उससे कई ज्यादा थी। सालार तुमसे एक चीज मांगो? इमामा ने जैसे उसके सोच के तसलसल को रोका था। सालार ने रुककर उसका चेहरा देखा। वो जानता था वो उससे क्या मांगने वाली है। तुम एक बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी खुतबा पढ़ो। सालार को अंदाजा नहीं था उससे ये मुतालबा करने वाली थी। आखिरी खुतबा? वो बड़बड़ाया। हाँ, वही खुतबा जो उन्होंने जबल रहमत के दामन में दिया था, उस पहाड़ पर जहाँ 40 साल बाद आदम और हवा बिछड़ कर मिले और बख्शे गए थे। इमामा ने मध्यम आवाज में कहा। एक झमाके के साथ सालार को पता चल गया तो इससे आखिरी खुतबा क्यों पढ़वाना चाहती है। उसने आखिरी खुतबे के बारे में सालार से एक दिन पहले भी पूछा था, तब वो जबल रहमत पर खड़े थे। तुम्हें आखिरी खुतबा क्यों याद आ गया? सालार ने कुछ हैरान होकर उससे देखा। यहीं पर आखिरी हज के इज्तिमा से खिताब किया था ना उन्होंने? वो जबल रहमत की चोटी के दामन को देख रही थी। हाँ, सालार ने इसकी नजर के ताक़ुब करते हुए नीचे झांका। तुम्हें उनका खुतबा याद है? इमामा ने पूछा। सारा तो नहीं। सालार याद करने की कोशिश करते हुए अटका। बस चंद अहकामात याद होंगे, उसने बात मुकम्मल कर ली थी। जैसे? इमामा ने दिलगर्दा निकाल देने वाली बेरहमी के साथ उनकी आंखों में आंखें डालकर पूछा। उसे बड़ी नाजुक जगह पर खड़ा करके जिंदगी का मुश्किल तरीन सवाल पूछ रही थी। मुझे ठीक तरह से अहकामात याद नहीं। मैं एक बार आखिरी खुतबा को दोबारा पढ़ूंगा, फिर तुम पूछ लेना जो पूछना चाहती हो। सालार ने बचने की एक नाकाम कोशिश की। मुझे पूरा याद है, आज यहाँ खड़ी हूँ तो और भी याद आ रहा है। मैं सोच रही हूँ कि उन्होंने वो आखिरी खुतबा यहाँ क्यों दिया था जहाँ आदम और हवा मिले थे। शायद इसलिए क्योंकि दुनिया का आगाज उन्हीं दो इंसानों से हुआ और दीन मुकम्मल होने का ऐलान भी इसी मैदान में हुआ, और इसी मैदान में एक दिन दुनिया का खातिमा भी होगा। सालार लुकमा दिए बगैर नहीं रह सका। इमामा हंस पड़ी। तुम हंसी क्यों? सालार उलझा। तुम तो कह रहे थे कि तुमको अच्छे अहकामात भी याद नहीं, अभी कैसी याद है कि उन्होंने दीन मुकम्मल होने का ऐलान यहाँ किया था? सालार लाजवाब हुआ था। इमामा उसी पर सोच अंदाज में कहने लगी। मुझे लगता है खुतबा दुनिया के हर इंसान के लिए था, हम सब के लिए। अगर वो सारे अहकामात जो उस आखिरी खुतबे में थे हम सब ने अपनाते हुए या अपना ले तो दुनिया बेसुकूनी का शिकार न होती। जहाँ आज हम खड़े हैं, अगर नबी करीम की अपनी उम्मत के लिए आखिरी वसीयत थी तो हम बहुत बदकिस्मत है कि उनकी सुन्नत तो एक तरफ, उनकी वसीयत तक हमें याद नहीं। अमल करना तो बहुत दूर की बात है। वो कुछ जज्बाती अंदाज में बोलती गई। वो औरत 9 साल पहले भी उसके पैरों तले से जमीन निकाल सकती थी और आज भी निकाल रही थी। तुम्हें सूद के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात पता है ना? उस खुतबे के वो तलवार सालार की गर्दन पर आ गिरी थी जिससे वो बचने की आज तक कोशिश करता आया था। वो किस जगह पर खड़ी उससे क्या पूछ रही थी? उसे निदामत तो कभी खाने काबा के सामने खड़े होकर अल्लाह के सामने भी नहीं हुई थी, उसे जितनी उस जगह खड़े होकर हुई। सालार का सब ऐसा लगा जैसे जबल रहमत पे पड़े हर फत्ते ने उस पर लानत भेजी थी। पसीना माथे पर नहीं, पैरों की तलों तक आया था। उसे लगा जैसे वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खड़ा है। फिर वो वहां पर ठहर न सका। इमामा का इंतजार किए बगैर जबल रहमत से उतरता चला गया। वो रहमत का हकदार नहीं था तो वहां कैसे खड़ा होता? उसे
उसे नीचे आकर महसूस हुआ और आज इमामा ने वो सवाल हरम में कर दिया था। साला ने इस बार उससे ये नहीं पूछा कि उससे क्या मांगेगी। उसने उनकी आंखों में आंखें डालकर हरम के सहन से निकलने से पहले इमामा से कहा था, मैं जब भी सूद छोड़ूंगा तुम्हारे लिए नहीं छोड़ूंगा, बल्कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए छोड़ूंगा। इमामा ने बड़ी ठंडी आवाज में कहा, तो फिर उन्हीं के लिए छोड़ दो। सालार हिल न सका। ये औरत उसकी जिंदगी में पता नहीं किस लिए आई या लाई गई थी। उसको इकोनॉमिक्स और हिसाब के हर सवाल का जवाब आता था, सिवाय उस एक जवाब के, तुम तो हाफिज कुरान हो सालार, फिर भी इतनी बड़ी खिलाफ वर्जी कर रहे हो कुरान पाक और अल्लाह के हिकामात की। इमामा ने कहा, तुम जानती हो मैं इन्वेस्टमेंट बैंकिंग करवा रहा हूँ लोगों को। और इमामा ने इसकी बात काट दी। तुमको यकीन है कि उसमें सूद का एक जर्रा भी शामिल नहीं? सालार कुछ देर बोल न सका, फिर उसने कहा, तुम बैंकिंग के बारे में मेरा मौक़िफ़ जानती हो, चलो मैं छोड़ भी देता हूँ। ये बिल्कुल हर मुस्लिम छोड़ दे बैंकों को, उसके बाद क्या होगा? हराम हलाल में तब्दील हो जाएगा। उसने बड़ी संजीदगी के साथ कहा, अभी तो हम हराम काम ही सही, मगर सिस्टम के अंदर रहकर सिस्टम को समझ रहे। एक वक्त आएगा जब हम एक मतवाज़ इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम ले आएंगे। ऐसा कभी नहीं आएगा। इमामा ने उसकी बात काट दी। तुम ऐसे क्यों कह रही हो? सूद जिन लोगों के खून में रिस्क बन के दवड़ने लगे, उस सूद को मिटाने का कभी नहीं सोचेंगे। सालार को लगा इमामा ने उसको तमाचा मारा है। बात कड़वी थी पर सच्ची थी। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि अगर तुम चीज़ों को बदल नहीं सकते तो अपनी काबिलियत एक गलत काम को उरूज पे पहुंचाने के लिए इस्तेमाल मत करो। सालार सिकंदर को एक बार फिर हसद हुआ था। क्या जिंदगी में ऐसा कोई वक्त आना था जब वो इमामा हाशिम के सामने देव बनता, कभी बोला न बनता, फरिश्ता दिखता, शैतान नहीं दिखता। मैं आखिरी खुतबा पढ़ूंगा। कहना वो कुछ और चाहता था और कहीं कुछ और दिया। मुझसे सुनोगे? इमामा ने हाथ थाम कर बड़े इश्तियाक से कहा। तुम्हें ज़ुबानी याद है? सालार ने पूछा। इतनी बार पढ़ा है, ज़ुबानी दोहरा सकती हूँ। सुनाओ, सालार ने उसके साथ चलते हुए कहा। सब तारीफ़ें अल्लाह के लिए और हम उसी की हमद बयान करते हैं और उसी से मदद और मग़फ़िरत तलब करते हैं और उसी के सामने तौबा करते हैं और उसी के सामने अपने नफ्स की खराबियों और बुरे अमाल से पनाह चाहते हैं। जिसे अल्लाह हिदायत दे उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता और जिसे अल्लाह गुमराह कर दे उसे कोई हिदायत नहीं दे सकता। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और उसका कोई शरीक नहीं, और मैं ऐलान करता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। ऐ लोगों, मैं तुम्हें अल्लाह से डरने की वसीयत करता हूँ और तुम्हें उसकी इताअत का हुक्म देता हूँ और अपने खुतबे का आगाज़ नेक बात से करता हूँ। लोगों सुनो, मैं तुम्हें वज़ाहत से बताता हूँ क्योंकि शायद इसके बाद कभी तुमसे इस जगह न मिल सकूँ। अच्छी तरह सुन लो, अल्लाह ताला ने सूद को हराम करार दिया है और मैं आज से तमाम सूद कल अदम करा देता हूँ और सबसे पहले वो सूद माफ़ करता हूँ जो लोगों ने मेरे चचा अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब को अदा करना है। अलबत्ता तुमको अपनी असल रकम लेने का हक है जिसमें न औरों का नुकसान है तुम्हारा।